हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, पाचन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमारा जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आप जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए 5 पॉइंट्स, तब आप एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हो। तो एब्जॉर्प्शन देखने की यहाँ पर होता कैसे है। हमें पता है कि जब डाइजेशन की बात हो रही थी तो फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षुद्रांतर तक पहुंच चुका था। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया था। अब उसके बाद देखो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें ऐसी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनको बोलते हैं विली। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं दीर्घरोम रसांकुर। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। विली होती क्या है? क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑन इनर वॉल ऑफ स्टमक नहीं बच्चे, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं विली। अब देखो ये करती क्या है, ये जो है मैंने एक विली की स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये विली है और विली के अंदर की तरफ ये क्या प्रेजेंट होती है, इसमें ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। तो ब्लड वेसल्स भी हमारी बॉडी में छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, रक्त उसके अंदर से बहता है। ठीक है, अब देखो विली क्या करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखना कि जो विली होती हैं ये डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब देखो कि अगर ये सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन तो होता, बट कम एब्जॉर्प्शन हो पाता। विली होने की वजह से ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं ताकि डाइजेस्टेड फूड का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। दीर्घरोम या रसांकुर क्या होते हैं? ये उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और जो दीर्घरोम होते हैं ये करते क्या है, ये भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि वहां पर पचे हुए भोजन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो। ठीक है, उसके बाद जब फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन विली की हेल्प से, तो उस एब्जॉर्ब्ड फूड को जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको इस ब्लड वेसल में छोड़ दिया जाएगा, इन रक्त वाहिकाओं में छोड़ दिया जाएगा। अब रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या होता है? रक्त होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड क्या करेगा, जो फूड एब्जॉर्ब किया है उस एब्जॉर्ब फूड को लेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से जो फूड है वो एब्जॉर्ब होके हमारी पूरी बॉडी तक चला जाता है और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को फूड अवेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो थर्ड प्रोसेस है क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट प्रोसेस पर, जो था एसिमिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण भी बोलते हैं। तो एसिमिलेशन में हमने सिंपल क्या पढ़ा था, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी अवशोषित पदार्थ को प्रयोग में लाती है। अब हमारी पूरी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हुआ था उसका एब्जॉर्प्शन हुआ और वो हमारी पूरी बॉडी तक जा चुका है। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या करती है, उसी डाइजेस्टेड फूड को यूज करती है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक कि आपने पढ़ा था जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ इंटेस्टाइन में, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होकर क्या बना था, ग्लूकोज। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ग्लूकोज को विज्ञान की भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में C6H12O6 भी लिखते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जब उन सेल्स को ग्लूकोज मिलती है, क्योंकि फूड एब्जॉर्ब किया ना इंटेस्टाइन ने और उसको ब्लड में छोड़ा, ब्लड उसको बॉडी की हर एक सेल्स तक लेकर चली गई। अब हमारी सेल्स में क्या है, ग्लूकोज। तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो क्या करती हैं, इस ग्लूकोज को यूज करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में तोड़ देती हैं। और जब इसका ऐसे ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, वाटर को यूज कर लिया जाता है बॉडी में इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, इसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है ताकि हम डिफरेंट वर्क अपने कर सकें। एक बार हिंदी में और देख लेते हैं।
अवशोषण के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि हमारे शरीर द्वारा अवशोषित पदार्थ का उपयोग करना। तो हमारा शरीर क्या करता है, जो भोजन अवशोषित होता है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा चुका है, उसके बाद हमारे शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं वो क्या करेंगे, उन्हीं जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो खाना बिल्कुल पच चुका है और हमारा जो शुद्रांतर थी उसने क्या किया, उस फूड का, भोजन का अवशोषण कर दिया, उसको बॉडी के विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचा दिया। अब वहां पर हमारी बॉडी क्या करती है, उसी पचे हुए भोजन को, जो अवशोषित भोजन है उसी का उपयोग करती है और उसको प्रयोग करके जटिल पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपने पढ़ा था, जब शुद्रांत्र में भोजन का पूरा पाचन हुआ, वहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा था, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज भी क्या है, शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों तक चला गया, यहाँ तक कि शरीर की हर एक कोशिका तक क्या पहुंच गया, ग्लूकोज। अब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करेंगी और इस ग्लूकोज को तोड़ देंगी। तोड़ने के बाद यहाँ से क्या निकलती है, ऊर्जा, जिस ऊर्जा को हमारा शरीर क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है अलग अलग काम करने के लिए। और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के द्वारा शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। अगर वाटर की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है, अदरवाइज वाटर को भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है दैट इज इजेशन। अब हमारा जो फिफ्थ प्रोसेस है दैट इज इजेशन, निष्कासन। तो अब तक आपने क्या देखा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका था, तो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था उसी का एब्जॉर्प्शन हुआ। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका डाइजेशन ही नहीं हुआ, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लंबी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज़्यादा पानी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो सॉलिड वेस्ट यहाँ पर बच जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो सॉलिड वेस्ट है वो आपका रेक्टम में आ जाता है। तो रेक्टम क्या करता है, इट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लेता है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है एनस। एनस क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर आपका इजेशन का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, निष्कासन। निष्कासन में देखो, अब आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो आपका फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था। अब जो खाना पच चुका है उसका अवशोषण हो चुका है। अब जो अपाचित पदार्थ जिसका पाचन ही नहीं हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्रांत्र के बाद कहाँ चला जाएगा, बृहदांत्र में चला जाएगा। बृहदांत्र में क्या होगा, अपाचित पदार्थ में जितना भी ज्यादा पानी है बृहदांत्र क्या करेगा, उस ज्यादा पानी को अवशोषित कर लेगा और शरीर में भेज देगा। अब जो ठोस पदार्थ बच गया, ठोस अपाचित पदार्थ जो बच गया, वो बृहदांत्र के बाद जाता है मलाशय में। मलाशय क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है, उसको इकट्ठा करके रखता है। उसके बाद जो एनस है, जो गुदा होता है, वो क्या करता है, शरीर से अपाचित पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आपका जो ह्यूमन डाइजेशन होता है या जो फूड प्रोसेसिंग थी, हमारी 5 फूड प्रोसेसिंग थी कि हमारी बॉडी में फूड को किस प्रकार से कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है और जो बचा हुआ है उसको कैसे बाहर रिमूव आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट। इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।